सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में सोलर पॉलिसी गुज़िश्ता 3 साल में मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार रही है और एक तरफ आवाम ने महंगी बिजली से बचने के लिए तेज़ी से सोलर को अपनाया है, तो दूसरी तरफ हुकूमत और रेगुलेटर्स ने इस ट्रेंड को फाइनेंशियल प्रेशर में महदूद करने की कोशिश की और यही कशमकश आज की पॉलिसी सूरत हाल को भी मजीद कॉम्प्लेक्स बनाती है। 2023 में सोलर इंस्टॉलेशन में तेज़ी आई, घरेलू और कमर्शियल कंज्यूमर्स ने बड़े पैमाने पर सिस्टम्स लगाए। इस दौरान नेपरा पावर डिवीजन को खदशा हुआ कि नेट मीटरिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की आमदन कम हो रही है। 2024 में हुकूमत ने पॉलिसी रिव्यू शुरू किया। नेट मीटरिंग को हैरत अंगेज तौर पर फाइनेंशियल बर्डन करार दिया गया। इसी दौरान नेट बिलिंग की तरफ मुंतकली पर संजीदगी से गौर शुरू हुआ। मकसद था कि कंज्यूमर से कम रेट पर बिजली वापस खरीदी जाए। इस दौरान 2025 में बड़ा झटका उस वक्त आया जब बाय बैक रेट तकरीबन 27 रुपए से कम होकर 10 से 11 रुपए फी यूनिट तक लाने की तजवीज़ सामने आई, जिस पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया। अब हुकूमत को इस सूरत हाल में थोड़ा पीछे हटना पड़ा, मगर पॉलिसी सिमत तब्दील हो चुकी थी। फिर नवंबर 2025 में नेपरा ने कंज्यूमर्स के लिए फवाइद कम किए, कुछ सहूलतें वापस ले ली गईं, जिससे इन्वेस्टर्स का एतमाद ज़ाहिर है बड़ी हद तक मुतासिर हुआ। फिर फरवरी 2026 में प्रोस्यूमर्स 2026 रेगुलेशंस को नाफिज किया गया। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ बाकायदा मुंतकली हुई। अब कंज्यूमर्स महंगे रेट पर बिजली खरीदता है और बहुत ही सस्ती कीमत पर उसको बेचता है। इसी के साथ लाइसेंस फीस भी मुतारिफ कराई गई जो तकरीबन 1000 रुपये फी किलो वाट थी। इस इक़दाम पर शदीद रिएक्शन पब्लिक का सामने आया और इसका नतीजा निकला कि सोशल मीडिया पर टैक्सिंग सनलाइट जैसा ट्रेंड भी हमें देखने को मिला। इस नई पॉलिसी को सोलर इंडस्ट्री और आवाम दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग करार दिया गया। इसकी मुखालफत की गई। 26 अप्रैल 2026 को पावर मिनिस्टर सरदार उवैस लगारी ने पॉलिसी यू टर्न लिया और 25 किलोवाट तक के कंज्यूमर्स के लिए लाइसेंस और फीस खत्म करने की बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत की, आगाह किया नेपरा को। मकसद सोलर अपनाने में रुकावटें कम करना बताया गया। इस हवाले से पावर डिवीजन के वफाकी वजीर सरदार उवैस लगारी ने अपने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पावर डिवीजन ने बाकायदा नेपरा को यह दरखास्त की है, बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है कि 25 और 25 किलोवाट से कम सोलर कंज्यूमर्स को दोबारा से पुरानी पॉलिसी पर रिस्टोर किया जाए और जीरो फीस और लाइसेंस की शर्त को ख़त्म किया जाए। उन्होंने अपने पैगाम में यह भी लिखा कि हुकूमत प्रो सोलर है और साथ ही प्रो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स के मफाद को सामने रखती है और ग्रीन एनर्जी का फ़रोग चाहती है। हम चाहते हैं कि बैटरी से होने वाले खर्च को कम किया जाए जो आवाम पर बोझ है। इसी तरह एक्स पर पैगाम में पावर डिवीजन मिनिस्ट्री ने भी इस बात को वाजे किया कि बाकायदा दरखास्त के जरिए 25 और 25 किलोवाट से कम के कंज्यूमर्स के मफाद के लिए नेपरा को दरखास्त भेज दी गई है, जिसमें कंज्यूमर्स के लिए पुरानी सहूलतों को फिर से बरकरार रखने की बात की गई है। तो ओवरऑल पॉलिसी का रुख वाजे है। हुकूमत फाइनेंशियल प्रेशर कम करना चाहती है जबकि आवाम सस्ती तवानाई चाहते हैं। अब ये डिफरेंस आइंदा भी पॉलिसी में तब्दीलियों का सबब बन सकता है, लेकिन इसको इतना इसमें रुकावटें क्यों खड़ी की जा रही हैं, चैलेंजेस क्यों इसमें नए नए लेकर सामने आए जा रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। वकास मूसा साहब चेयरमैन सोलर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, पावर डिवीजन उसके मिनिस्टर ने जब बाज़ाब्ता तौर पर नेपरा को आगाह कर दिया है तो अब तक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, पुरानी पॉलिसी फिर से नाफिजुल अमल हो जानी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप इस पर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस फॉर द कमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस पे हमने जनवरी में जब हमसे फीडबैक लिया गया था, फरवरी में ये मेरे ख्याल गालिबन रोल आउट हुई है पॉलिसी। तो जब फरवरी में हमसे यानी जनवरी फरवरी में जब हमने फीडबैक दिया था उस वक्त भी हमने इनको यही बताया था कि देखिए ये पॉलिसी आप पहले भी एक दफ़ा ट्राई कर चुके हैं। 2015-16 में जब फर्स्ट टाइम नेट मीटरिंग लागू हुई थी उस टाइम पे भी नेट मीटरिंग में हमने यही फीडबैक दिया था कि आप जो कनेक्शन है इसकी प्रोसेसिंग, नेट मीटरिंग कनेक्शन की जो प्रोसेसिंग है वो नेपरा अपनी तरफ करना चाह रहा है, जबकि बेहतर ये होगा कि डिस्कोस की साइड पर आ जाए, क्योंकि जब आप घरेलू या क्योंकि ये वाला जो 25 किलोवाट से छोटा सिस्टम है वो ज़्यादातर घरों का और छोटे सिस्टम्स का होगा, तो इसमें 5000 10,000 एप्लीकेशंस महीने की आना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं होगी। 5000 से 10,000 एप्लीकेशन इस पे फीस लेना सही नहीं है, क्योंकि देखें अब जो नई पॉलिसी है नेट बिलिंग की उसके हिसाब से आप सारिफ से जो है वो 10 रुपये का बल्कि इससे भी कम का यूनिट यानी तकरीबन 8.5 रुपये का पड़ता है, और उसी टाइम पे अगर आप वो यूनिट बराबर वाले घर पे बेच रहे हैं तो आप 50 रुपये उस पर कमा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए वैसे भी फाइनेंशियल बेनिफिट है। तो इसमें अब एक्स्ट्रा फीस ऐड करना ये एक तो यानी कोई इसको कहेंगे कि अक्लमंदी का तो तकाजा नहीं है, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरा ये कि नेपरा के पास इस सारे वर्कलोड को लेके जाना भी एक जस्टिफिकेशन इसकी सही नहीं है। और चले बेहतर है कि 6 महीने बाद या साल के बाद जब सब लोग सफ़र करके तंग हो जाते उसके बाद ये पॉलिसी चेंज की जाती, तो उससे बेहतर है कि अभी पावर डिवीजन ने ऑलरेडी नेपरा को कह दिया है
अब देखते हैं कि कितनी देर में ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आमतौर पे इस किस्म के जो SROs होते हैं वो एक आध हफ्ता तो लग जाता है, क्योंकि उस पर डॉक्यूमेंटेशन होगी और मुख्तलिफ लोग इसको अप्रूव करेंगे, लेकिन कम से कम कोशिश करेंगे इसको इसी हफ्ते में, लेट्स से मैक्सिमम कमिंग हफ्ते में। जितनी तेजी से इन्होंने पॉलिसी रोल आउट करने में जितनी जल्दी मचाई थी, अगर उतनी जल्दी मचा के इसको रोल बैक भी कर दें तो इनकी मेहरबानी होगी, यही कह सकते हैं हम। तो वक़ा साहब, ये पिछले 6-8 महीने में गवर्नमेंट ये पॉलिसी में तब्दीली की कोशिश गवर्नमेंट ने की, उसको मुख्तलिफ पॉलिसीज़ लेकर आए, कुछ को इम्प्लीमेंट किया, कुछ को नहीं कर पा रहे पब्लिक रिएक्शन में। तो ये जो इंडस्ट्री है हमारी सोलर की, इसकी ग्रोथ किस हद तक मुतासर हुई है, जो कि पिछले 3 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट के इन इक़दाम ने किसी ना किसी हद तक तो इसकी ग्रोथ को डेंट पहुँचाया होगा? जी देखिए, असल में होता ये है कि अगर मैं इसकी ओवरऑल पॉलिसी की बात करूँ ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पॉलिसी लाने का तरीका थोड़ा हमें चेंज करने की ज़रूरत है। पॉलिसी में जो फीडबैक लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पॉलिसी में चेंज की हैं, जो कि हमने पहले दिन से फीडबैक जो दिया था वही वाले फीडबैक को बाद में फिर इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि आवाम की तरफ से प्रेशर आया, इंडस्ट्री की तरफ से प्रेशर आया। तो ये एक चीज़ को लेके आना, उसके बाद उसको फिर से चेंज करना, इससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। बेहतर तरीका ये होता है कि जब पॉलिसी आपने ड्राफ्ट रेज किया है और लोग उस पर फीडबैक दे रहे हैं, तो उस फीडबैक को उस वक्त कंसिडर कर लिया जाए, उससे आगे टाइम भी बचता है और आप समझ लें कि जो इंस्टेबिलिटी आती है वो भी बचती है। तो इस पॉलिसी का ओवरऑल, मेरे ख्याल तमाम पॉलिसीज़ में, लेकिन इस पॉलिसी में खासकर ये बहुत ज़्यादा हुआ है, बैक एंड फोर्थ, बगैर फीडबैक सही से लिए, बगैर स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड किए जब आप पॉलिसी रोल आउट करते हैं, तो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं और इनसे बचना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। और इसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, उसकी वजह से बिजनेस को ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, पॉलिसी जो भी आएगी ना, सोलर तो लगना ही है पाकिस्तान में। सोलर लगने की जो फंडामेंटल वजह है वो ये है कि हमारी बिजली बहुत महंगी है, और दूसरी फंडामेंटल वजह यह है कि इस टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है। यानी एक तरह से आप देखें ना, मोबाइल फोन्स का जब टाइम आ गया, तो इसके बाद आप जो मर्जी करते रहे लैंडलाइन पे, लोगों ने मोबाइल की तरफ जाना ही जाना है। तो इसी तरह इस चीज़ को भी, एक रियलिटी को हमने एक्सेप्ट करना है और इसको अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाना है, रेदर देन कि हम रिएक्टिव बेसिस पे ही काम कर रहे हो। हमें चाहिए कि एज अ नेशन, एज पाकिस्तान, एज एक मुल्क के तौर पर हमें अपनी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए। मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी बजट की प्लानिंग हो रही है। अब बजट में फिर से मसला शुरू हो गया है कि सोलर पैनल पे पिछले साल इन्होंने टैक्स लगाया, हमने बड़ा मना किया, लेकिन फिर भी टैक्स लगाया। फिर आखिरकार ये हुआ कि जो 18% का टैक्स था, उसको बजट के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले फाइनल होने से उसको 10% पे ले आए। अब इस साल फिर जो है वो इबाम शुरू हो गया है। लोग ज़ाहिर है, जब एक क्लियर पॉलिसी नहीं आएगी तो लोग फिर अपनी तरफ से बातें करेंगे। हर बंदा कह रहा है कि 18% हो जाएगा GST सोलर पैनल्स पे और 10% से बढ़ जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि इसको 10% से आप 0% पे ले जाएं। देखें, क्योंकि सोलर के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं आप, उससे मुल्कों को फायदा नहीं होता, मुल्क को नुकसान होता है। ठीक है, आज शायद आपकी जेब में चंद पैसे आ जाएंगे, FBR की जेब में, लेकिन जो 2 साल में, 3 साल में हमने तेल इंपोर्ट करना है, गैस इंपोर्ट करनी है। और देखें ना, अभी तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है, दिन के टाइम पे लोड शेडिंग नहीं हो रही, रात के टाइम पे हो रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपने सोलर की वजह से जो सपोर्ट लिया है, और अब ना हुर्मुज़ बंद हो जाए या खुली रहे, सूरज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज तो पाकिस्तान को मिलता रहेगा। तो क्यों नहीं हम सोलर, विंड, इस तरह के जो सोर्सेज हैं जो कि हमें इंडिपेंडेंस देते हैं, उनके ऊपर फोकस करें। तो एज अ नेशन अगर हम इस पॉलिसी को अपनाते हैं और इस स्ट्रेटेजी को क्लियर करते हैं, और गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात करके, स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करके इस चीज़ को लेके चलेंगे, तो उससे जो है ना, बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं होगा। अगेन, आपने जो सवाल पूछा था, मैं उस पर अगर डायरेक्टली वापस आ जाऊं कि बिजनेस को क्या इम्पैक्ट पड़ा है। बिजनेस को जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो इंस्टेबिलिटी की वजह से पड़ा है। अभी हम Q1 के फिगर्स रिलीज करेंगे, यानी जनवरी से लेके मार्च तक में जो 2026 में जो सोलर की इंस्टॉलेशंस हुई हैं, इंपोर्ट्स हुई हैं, कंपेयर टू पिछले साल इसी टाइम पे, तो एक यानी वाज़ह इसमें कमी नजर आई है। अच्छा। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पॉलिसी क्योंकि क्लियर नहीं थी ना, तो लोगों को पता नहीं था क्या मंगवाना है, क्या नहीं मंगवाना। एग्जांपल के तौर पे जैसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, ये जब नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे आप गए, तो अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जो हैं वो ज़ाया हो गए। अब बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे इंपोर्टर्स ऐसे हैं जिनका माल दिसंबर में ऑर्डर हुआ था या जनवरी में ऑर्डर हुआ था, वो ऐसे टाइम पे पहुंचा जब पॉलिसी चेंज हो गई है। तो अब वो बेचारे जो है भागते फिर रहे हैं इधर से उधर, किया कि इस तरह से मुझे ये माल री एक्सपोर्ट करने दो, क्योंकि मेरे पास तो ये माल ज़ाया हो गया, मेरे पैसे फंस गए इसके अंदर। इसी तरह बैटरीज की अगर बात करते हैं, तो बैटरीज की इस वक्त मार्केट में शदीद शॉर्टेज आ गई है। शॉर्टेज इसलिए आ गई है क्योंकि जब आपने नेट बिलिंग की पॉलिसी रोल आउट की, तो हर बंदा जो है बैटरी बेस्ड सिस्टम्स पे शिफ्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि यूनिट अब वापडा को देने का फायदा नहीं है, अब बैटरी में लगाने। अब हुआ ये, क्योंकि आपने प्लानिंग का टाइम सही नहीं दिया था, अचानक से आपने फैसला किया कि मंडे को ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है और मंडे सुबह से ही इसका जो है ना इतलाक हो जाएगा। तो जब आप इस तरह की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, तो इससे इंस्टेबिलिटी आती है। तो इंस्टेबिलिटी से जो बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है ना, वो शायद इससे ज्यादा है जो
यानी जो एक बिजनेस ऊपर या नीचे होना होता है वो तो एक सेपरेट चीज है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को वकार साहब ये जो ऑफ ग्रिड लोग बहुत तेजी से हो रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा बोझ ऑन ग्रिड लोगों पर पड़ रहा है। आपने कहा कि अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान को इस सोलर पर तो शिफ्ट होना है, अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, तो अपने तौर पर तो लोग इसको कर रहे हैं अपने ओन पर, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पर कब और कैसे हो सकेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, और जब तक ये नहीं हो जाता है उस वक्त तक तो ऑन ग्रिड लोग तो बिल्कुल पिस जाएंगे इस महंगाई की चक्की में। आप समझ लें कि देखिए ये चीज़ एक रियलिटी ऑफ लाइफ है और इसको अब हमने आगे प्लानिंग में देखना है। ये इस तरह है कि जिस तरह अक्सर एग्जांपल देते हैं, कोडैक है, उसने डिजिटल कैमरा इजाद किया था लेकिन उन्होंने उसको अपने लैब में छुपा दिया। अब ये पता नहीं किस हद तक सही खबर है कि नहीं है, लेकिन बिजनेस स्टोरीज में ये पढ़ाया जाता है। आज कोडैक कहाँ पे है और कैमरे, डिजिटल कैमरे कहाँ पे हर मोबाइल में लगे हुए हैं। तो क्या हम कोडैक बनना चाहते हैं एज पाकिस्तान पावर सेक्टर या एज डिस्कोज? हमें खुद एंटिसिपेट करना है कि आगे क्या हो रहा है और इसके सोल्यूशंस हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसके सोल्यूशंस नहीं है। जैसे जैसे दुनिया का निज़ाम चेंज हो रहा है, बिजली का तरसीलाती निज़ाम चेंज हो रहा है, जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज आई, इस तरह अब आजकल हम रिन्यूएबल्स की एज में रहते हैं। तो इसमें और बड़ी दफ़ा हम गवर्नमेंट को सजेशन भी दे चुके हैं कि अब जैसे सुबह के टाइम पे आपका जो सूरज की तरफ से आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक सुपर ऑफ पीक टैरिफ ले आएँ, जिसमें हम टैरिफ सबके लिए कम कर दें। तो वो जो मसला हो रहा है, जो लोग ऑन ग्रिड रह जाते हैं या जो लोग बेचारे ऑन नेट रह जाते हैं, जिनको जो है वो लेट्स से कोई बिल्डिंग में रहता है या किसी के पास अपफ्रंट पैसे नहीं है, वो सोलर नहीं लगा सकता, लेकिन उसके आसपास जब सोलर बहुत ज्यादा लग रहा है तो अगर टैरिफ सबका कम हो जाए 10 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम पे आपकी परचेजिंग भी सस्ती हुई है क्योंकि आप सोलर से परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा क्रिएटिवली, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उसके ऊपर प्लानिंग करके हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे हम ये फायदा आवाम की तरफ मुंतकिल कर सकते हैं। और ये बड़ा जरूरी है कि हमने एज यानी पाकिस्तान ने कैसा फायदा उठाना है सोलर का, ये हमने सोचना है। और इस पे हम बार बार गवर्नमेंट को कहते हैं कि इस पे बैठें और इस पे बात करें, और इंशाल्लाह आई होप के बार बार हम कहते रहेंगे, आपके तवज्जुह से भी ये मैसेज जाएगा तो इंशाल्लाह हम बेहतर सोल्यूशन निकाल। बिल्कुल उम्मीद और दुआ है कि ज़ाहिर हुकूमत भी इस पर कोई एक्शन ले, थोड़ा सा रिलीफ आवाम तक पहुंचाए। बॉस मुस्तफा साहब, चेयरमैन सोलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। और मसाइल ज़ाहिर है सिर्फ बिजली के शोबे तक ही महदूद नहीं है, अब इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हो गया। पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी इस वक्त गैर मामूली दबाव का शिकार है और रिवायती तौर पर इंटरेस्ट रेट का फैसला बहुत सारे इंडिकेटर्स को देख कर किया जा रहा होता है, और आज इसमें 1% का इजाफा हुआ है। इसकी महंगाई की बुनियाद पर यह फैसला होता है। इस बार सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि ये महंगाई की वजह इलाकाई कशीदगी है। खलीज की सूरत हाल इस वक्त पॉलिसी की सिमत को ड्राइव कर रही है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास से पहले मार्केट में वाज़ेह तवक्को मौजूद थी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही है। मौजूदा जो शरह थी, यानी जो कुछ देर पहले तक शरह 10.5% थी, जिसे अब बढ़ाकर 11.5% कर दिया गया और पेशगोई के ऐन मुताबिक हुआ है। अब यहाँ पर तशवीश की बात यह है कि शॉर्ट टर्म में महंगाई 14% तक पहुँच चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से इस ट्रेंड को मजीद ज़ाहिर बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक असल खतरा महंगाई नहीं बल्कि एक्सटर्नल शॉक्स हैं। खलीजी जंग ने आलमी मार्केट्स को इनस्टेबल कर दिया है। तेल के साथ करेंसी और उसके साथ फिर बॉन्ड्स और इसके अलावा स्टॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में पॉलिसी साज सिर्फ मौजूदा डेटा नहीं बल्कि मुस्तकबिल के खदशात को भी देखते हैं, और फिर ज़्यादातर बैंकर्स और रिसर्च इदारे ये कह रहे थे कि 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% का इजाफा हो सकता है। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स 50 बेसिस पॉइंट्स की भी बात कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है उनकी राय गलत साबित हुई और इसमें 1% का इजाफा हो गया है। तो अब ये 1% के इजाफे के साथ बिजनेस कम्युनिटी की जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो कितनी बढ़ जाएंगी, उनकी क्या बेसिक डिमांड थी। एक अरसे से हम सुन रहे थे कि इसको सिंगल डिजिट में लाया जाए, लेकिन फिर अचानक से हालात भी जाहिर की और दुनिया भर की मईशत इस वक्त बिल्कुल बदल कर रह गई। तो अब ये हालात कितने चैलेंजिंग हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे मियां जाहिद हुसैन साहब से। साबिक वजीर हैं, सनअतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो 1% का इजाफा है, इस पर बिजनेस कम्युनिटी का इनिशियल रिएक्शन क्या है? देखें जी, इसमें जो हमारा रिएक्शन है ये अभी का नहीं है। इसमें हम गुज़िश्ता काफ़ी महीनों से ये बात कर रहे हैं कि इसमें मार्कअप जो है वो सिंगल डिजिट पे होना चाहिए। और वो क्यों कर रहे हैं, वो उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, हम कॉम्पिटिटिव हो इंटरनेशनल वर्ल्ड में, हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से ना हम पहले गवर्नमेंट को कायल कर पाए, ना अब हम कायल कर पाए हैं। हम ये समझते हैं, हमें एक्सपेक्टेशन तो थी कि आज स्टेट बैंक जो है वो ½ या 1% बढ़ा देगा, क्योंकि स्टेट बैंक जिस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहा है वो स्ट्रेटजी हमने पहले भी बाई नहीं की थी और अब भी हम बाई नहीं करते। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मखसूस हालात हैं उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स में हम किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें भी कमी मतवक्को है और 14% एक्सपोर्ट हमारी पहले ही कम हो चुकी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में जबकि हमें $1 की ज़रूरत है, ऐसे में अगर हम ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स में मज़ीद कमी हो जाए
मैं समझता हूँ कि वो मुल्क नहीं होगा। हमें हर सूरत में अपनी कॉस्ट को ठीक करना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में सस्टेन कर सकें, अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकें। वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हम अपनी एनर्जी की प्राइसेस को ठीक करें, अपने बैंक की जो कॉस्ट है, हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, उसको हम ठीक करें और कॉम्पिटिटिव करें ताकि हर सूरत में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और हम एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकें। तो अफजाई साहब, ये जो पिछले एक आध हफ्ते के अगर डिसीजंस की हम गवर्नमेंट की बात करें, ये वो एक हफ्ता था जब हालात दुनिया के इस वक्त जंग के थोड़ी बेहतरी की जाने में, जंग होने से जंग बंदी ज़ाहिर बेहतर हालात का इशारा करती है। इसी दौरान हमने देखा कि कुछ 26 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया, एक्चुअल कीमत नहीं बढ़ाई गई, टैक्स बढ़ा दिया गया। फिर सोलर जिसको लगाना है वो उसके लिए लाइसेंस फ़ीस को शुरू किया गया, वो कि वो पब्लिक रिएक्शन के नतीजे में वो फैसला वापस लेना पड़ रहा है। अब हम ये फिस्कल स्पेस क्या इस वक्त इतना मौजूद नहीं था कि इस 1% के इजाफे को मॉनेटरी पॉलिसी में रोक कर थोड़ा रख लिया जाता, बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दे दिया जाता। ये 3-4 फैसले गवर्नमेंट के इस वक्त हमारी मईशत को किस तरह जानिब लेकर जाएंगे? मेनली तो देखें ना, हम जब बात करते हैं सोलर की और उसके ऊपर हम कोई लेवी लगाने की बात करते हैं तो उसका मकसद यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी ग्रिड की जो बिजली है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो और हम सोलर पे कम डिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर हम ग्रिड की बिजली यूज़ नहीं करते तो हमें उनको कैपेसिटी चार्जेस पे करना पड़ते हैं, तो घूम फिर के फिर वही बात आ जाती है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम ग्रिड पे भी इन्वेस्टमेंट करें, उसके भी कैपेसिटी चार्जेस दें और हम सोलर पे भी इन्वेस्टमेंट करें। तो उससे बेहतर है कि हम ग्रिड की बिजली को यूज़ कर लें। तो उसमें तो गवर्नमेंट की ये लॉजिक नज़र आती है। लेकिन आपको पता है कि ग्रिड की जो रिलायबिलिटी है वो बड़ा प्रॉब्लम है, और ग्रिड में जो बिजली गवर्नमेंट डालती है उसमें से 60% रिकवरी होती है और 40% रिकवरी नहीं होती, और 1000 अरब रुपए साल का हमें उसमें लॉस होता है। ये एक इशू है। और उसमें जो ग्रिड के ऊपर हमें जो उनको देने पड़ते हैं कैपेसिटी चार्जेस, वो दूसरा इशू है। इसी तरीके से अब हम अगर इसकी बात करते हैं, हमारा जो मार्कअप रेट और इसमें जो उन्होंने कीमत बढ़ा दी है, तो उससे भी अगेंस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाने की बात है, तो अब जाहिर है कि वो गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी जो है पहले उसमें सारी वैनिश कर दी थी, अब उसके ऊपर दोबारा लगा दिया है। तो गवर्नमेंट को इस वक्त तकरीबन कोई 1000 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। तो गवर्नमेंट ने उसको भी पूरा करना है, अदरवाइज फिर वो आपका बजट डेफिसिट हो जाएगा, फिर उसको कहाँ से पूरा करेंगे। तो गवर्नमेंट इस वक्त अच्छी खासी मुश्किलात का शिकार है। और इन मुश्किलात में जहाँ तक पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने का ताल्लुक है, एज बिजनेस कम्युनिटी मैं उसकी मुखालफत नहीं करता। और इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो ताकि लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, मुल्क में डॉलर भी आते रहे, हमारी एक्सपोर्ट भी सस्टेनेबल रहे। तो ये जितने भी नेगेटिव फैसले हैं हमारे यहाँ जो मजबूरन गवर्नमेंट को करने पड़ रहे हैं, तो उनका मदावा हम इसी तरीके से कर सकते थे कि हमारी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो सके और हम एक्सपोर्ट कर सकें। अगर वहाँ से हमें डॉलर आएंगे तो बाकी जो मुल्क के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इधर से हमारी जो लाइफ लाइन है एक्सपोर्ट वाली, अगर हम उसको भी डिस्टर्ब कर बैठेंगे तो फिर जो बाकी मुल्क के अंदर जो हमें कोई हार्ड या हार्श फैसले करने हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, डीजल की कीमत बढ़ानी है, या इस तरह की और कोई चीज़ें हैं, तो वो भी करने के लिए फिर हमारे पास कैपेसिटी नहीं रहेगी। क्योंकि पब्लिक के पास जब कैपेसिटी नहीं होगी स्पेंडिंग की तो कैसे करेंगे। स्पेंडिंग कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए हमें एक्सपोर्ट में इजाफा करना होगा ताकि हमारे पास डॉलर आ सके। डॉलर आएंगे तो मुल्क में रोजगार भी होगा। तो जाहिर साहब, ये तो एक मईशत को एक रोकने वाला ये फैसला हो गया ना, चूंकि ये 1% का जो बढ़ने का इस वक्त एक बोझ है वो बिजनेस कम्युनिटी पर जाएगा। जो पेट्रोलियम चले प्राइस बढ़ी होती है ना, एक्चुअल प्राइस तो समझ आता है, ये तो लेवी बढ़ाई है 27 रुपये लेवी, ये वो बंदा भी अदा करेगा जो 30-40 हज़ार रुपये कमाता है, जो 12-15-20 लाख रुपये कमाता है या करोड़ रुपये कमाता है वो भी उतना ही अदा करेगा। तो ये तो गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है टैक्स कलेक्शन की, यानी वो निचले तबके से और एलीट क्लास से बिल्कुल एक जैसा ही टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वसूल कर रहे हैं। वो तो ऐसा है ना, देखिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी मोटर बाइक वालों को भी, ट्रांसपोर्टर्स को भी और किसानों को भी। तो वो सब्सिडी में बवक़्त ज़रूरत इजाफा किया जा सकता है, लेकिन वो तभी किया जा सकता है जब हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस हो। और ये जो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया है तो इससे फिस्कल स्पेस ही प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को। तो उसके नतीजे में हो सकता है कि गवर्नमेंट उसमें कुछ सब्सिडी में भी इजाफा कर दे गरीब आदमी के लिए। तो वो मैं समझता हूँ कि वो फैसला अपनी जगह दुरुस्त है, उसमें कोई खामी नहीं है। असल खामी इसी चीज़ की है कि देखें हमें
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाता है तो उसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, इकोनॉमी को सुकेड़ा जाए ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ना हो, लोग बाइंग ना करें, और बाइंग नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों की जो उनकी परचेजिंग पावर है उसको कम करते हैं। तो ये थ्योरी अपनी जगह एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ अगर यही थ्योरी जो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उसके नतीजे में फिर दूसरी तरफ, यानी एक तरफ हम इन्फ्लेशन को तो किसी हद तक कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर हम इसके नतीजे में $1-2 अरब डॉलर की अपनी एक्सपोर्ट्स में कमी कर लें तो मैं समझता हूँ फिर घूम फिर के हम वहीं आ जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से जैसे हमने टारगेटेड सब्सिडी दी है, इसी तरीके से हमें इस चीज को भी कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम मार्कअप का रेट बढ़ाते हैं तो ये इन्फ्लेशन जो है ये कोई ये कॉस्ट की बेसिस पे नहीं है या डिमांड की बेसिस पे नहीं है, ये इंटरनेशनल सिनेरियो की वजह से है। तो अगर मुल्क में डिमांड बढ़ती है तो उसकी सूरत, उस वजह से अगर आप मार्कअप बढ़ाते हैं तो मतलब ये होता है कि डिमांड को कर्टेल किया जाए। तो यहाँ डिमांड कर्टेल करने वाली बात तो है नहीं, ये इंटरनेशनल सिनेरियो की वजह से है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें हमें ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हर सूरत में कंट्रोल करना चाहिए, ताकि एक तरफ तो हमारी फॉरेन रेमिटेंस भी इसमें मुतासर होने का खतरा है इस जंग की वजह से, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट हम खुद ही कम कर लें। तो ये कोई दानिशमंदाना पॉलिसी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, साबिक वजीर सनतकार हमारे साथ मौजूद। सुनिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रूटीन का आज मंडे था और वही हुआ जिस तरह हम देखते हैं कि हफ्ते का पहला रोज़ आता है और मार्केट में एक बड़ी गिरावट सामने आती है। आज तो चूँकि पॉलिसी रेट का भी ऐलान होना था, उसमें भी 1% का इजाफा हुआ तो फौरी तौर पर उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा और बिल्कुल आखिरी लम्हात में 1175 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज़ हो गए। इस तरह 1,70,000 की जो सतह पिछले हफ्ते तक बरकरार थी वहाँ से भी मार्केट अब नीचे चली गई है। तो जहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बेसिक फाइनेंशियल फैक्टर से ज़्यादा जियोपॉलिटिकल खबरों पर चल रही है, वहीं कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी मार्केट पर असरअंदाज हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तो है ही सबके सामने और उसने मार्केट की सिमत को मुकम्मल तौर पर अपने असर में लिया हुआ है, लेकिन आज जब पॉलिसी रेट का ऐलान हुआ उसमें 1% के इजाफे ने भी न सिर्फ मार्केट को आज अच्छा खासा एक नुकसान पहुंचाया, बल्कि आगे जो इस हफ्ते के बाकी दिन हैं उनमें भी यकीनी तौर पर यह फैसला असरअंदाज हमारी मार्केट पर होगा। चूँकि जुमे तक जो सूरत हाल थी उसमें एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि आज जो पॉलिसी रेट की सिचुएशन है, जो उसका फिगर है, उसमें कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर देखने को मिलेगा। चूँकि जो हमारे मुल्क के इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो हमें शायद, या जो फिस्कल स्पेस है वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि इस इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लाया जा सके। अब इन्वेस्टर्स ज़ाहिर है इससे गैर यकीनी की सूरत हाल से परेशान ज़रूर हैं। खलीजी जंग अपनी जगह पर है, इंटरनल प्रेशर्स अपनी जगह पर हैं और जो मुज़ाकरात चल रहे थे ईरान और अमेरिका के, उसमें जो थोड़ी सी रुकावटें आई उसने भी मार्केट में एक बेचैनी की फ़िज़ा पैदा की है। जो ऑयल प्राइसेस हैं दुनिया में वो अभी भी ब्रेंट क्रूड की $100 फ़ी बैरल से ऊपर मौजूद हैं। जैसे पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, लेकिन पिछले हफ्ते के आखिर में कुछ पॉजिटिव इशारे सामने आए थे, लेकिन उससे भी कोई खातिर ख्वाह चीज़ निकल कर सामने नहीं आ सकी है। तो अब हमारी स्टॉक मार्केट को इससे मज़ीद अब कितना नुकसान होगा, जो कि ऑलरेडी पिछले 50 से 55 दिनों में एक डिक्लाइन की तरफ है, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं, RFIs के हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, आज भी ये कोई राउंड ऑफ करके हम बात करें तो ये 1200 के करीब पॉइंट्स का मार्केट से निकल जाना, वो भी बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में जब ये अनाउंसमेंट हुई पॉलिसी रेट की, तो एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि या तो 50 बेसिस पॉइंट्स कम होंगे या पूरे 100 बेसिस इजाफा होगा 50 बेसिस पॉइंट्स का, या 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ और एज एक्सपेक्टेड वो इजाफा ही हुआ। तो अब ये कैसे आगे की सूरत हाल आप देख रहे हैं, मार्केट रिकवर करेगी दोबारा? देखें, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पॉलिसी रेट के अंदर कोई चेंजेस आते, बट जाहिर है डेटा कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा था कि जो काइबोर के रेट्स थे वो ऑलरेडी 12% तक चले गए थे। तो एक्सपेक्टेडली जो है वो ऐसी चीज़ें, ऐसा डेटा इन्फॉर्म कर रहा था कि जो पॉलिसी रेट है उसके अंदर इजाफा हो सकता था। इस वक्त चैलेंजेस हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल प्राइसेस के अंदर इजाफा हो रहा है लोकली, और आई थिंक कि ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर रहा है। सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं, ज़ाहिर है वो उसका भी इम्पैक्ट सारी दुनिया पर पड़ रहा है।
और ऐसी इन्फ्लेशनरी जिटर्स के अंदर यूजुअली IMF प्रोग्राम में रहते हुए हम इतनी लीनेंसी नहीं दे सकते इस इन्फ्लेशन के प्रेशर को। कुछ हद तक ये सप्लाई साइड के हैं, कुछ डिमांड साइड के प्रेशर्स हैं। आई थिंक कि जो ओवरऑल इस पे डिसीजन SBP का जो रहा उसके इम्पैक्ट अब कुछ चंद दिनों में आने हैं और ज़्यादा। ज़ाहिर है पॉलिसी रेट्स बढ़ते हैं तो कैपिटल मार्केट डिफिकल्ट हो जाती हैं और ज़ाहिर लोग बॉन्ड की या गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट्स को देखते हुए वहाँ पर जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो आई थिंक कि इसका इम्पैक्ट कुछ आने वाले दिनों में रहेगा और आई थिंक कि जो आने वाले वक्तों में जो इसका प्रेशर मार्केट पे आएगा वो जाहिर है वो हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, क्योंकि दोबारा से देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ थी और आगे जो है वो चूँकि ईरान के टॉक्स चल रही हैं और कंटिन्यू टॉक्स जो है मार्केट को सपोर्ट भी कर रही हैं इंटरनेशनली। तो ऐसे सब ये 1% का जो इजाफा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को, हमारी एक्सपोर्ट्स को और फिर इससे बढ़कर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को ये कितना मुतासर करेगा? चूँकि बहुत तवील अरसे से एक्सपेक्टेशन थी कि इसको सिंगल डिजिट में लेकर आना है, बहुत करीब भी हम आ गए थे लेकिन वहाँ पर अमल दरामद नहीं हो सका और ये एक बार फिर अब हायर साइड पर है। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा नेगेटिव बिल्कुल रहता है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, बट मार्केट की वैल्यूएशन इस वजह से भी स्ट्रांग है कि ये ईरान वॉर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मार्केट के मल्टीपल थे, 7-8 के मल्टीपल जो यूजुअली जो है वो 12-13 एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक कि मार्केट प्रेशर में भी पहले वॉर को लेके आ चुकी है, जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है उसके टेंशंस मार्केट को पहले से इम्पैक्ट कर चुके हैं। अब अर्निंग्स क्योंकि काफ़ी कंपनीज की बेहतर आई थी तो एक्सपेक्टेडली उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी भी, तो वी कैन रियली से कि ये बहुत ज़्यादा जो है इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्शन ले चुकी है ये ईरान टेंशंस को लेके। तो अब मार्केट वैसे ही अंडर वैल्यूड है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं इतनी ज़्यादा प्रेशर जो है मार्केट में नहीं लेंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है अगर ये हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये रिजॉल्व हो जाती है, ईरान डील हो जाती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये इन्फ्लेशन के फियर्स हैं ये भी रिसीड हो जाएंगे। तो ऐसे सब ये अपना मैक्सिमम करेक्शन इस वक्त मार्केट ले चुकी है, जो मिनिमम था मार्केट का उसको टच करके वापस आ चुकी है। अभी फिर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हर मंडे सिचुएशन सेम होती है, लास्ट 6, 7, 8 मंडेज अगर आप उठाएं तो इसमें कोई एक आधी मंडे ऐसा गुजरा होगा जब मार्केट ने ग्रोथ शो की है, वरना ये पहले दिन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कहाँ गायब हो जाता है? देखें पहले दिन तो वो आई थिंक इट्स मोर रिलेटेड टू इंटरनेशनल मार्केट्स और जाहिर है जहाँ पे वहाँ पे अनाउंसमेंट्स आते हैं कि ये डील हो रही है या डील नहीं हो रही है, आई थिंक कि उसको लेके मार्केट के अंदर बहुत तरह के प्रेशर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। बट यू आर राइट कि ये यूजुअली मंडे के अंदर ही जो है सारा प्रेशर आता है और फिर ट्यूसडे को ये प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है और मार्केट रिकवरी की तरफ जाती है। तो वी कैन रियली से कि ये डील जो है जो कि US और ईरान के दरमियान है, आई थिंक कि उसका जो है वो इवेंचुअली अगर ये डील हो जाती है तो मोस्ट प्रॉब्ली वी कैन से कि इन्फ्लेशन फेयर्स जो है वो रिसीड होंगे और मार्केट रिकवरी की तरफ जाएगी। बट अगर ये डील नहीं होती है तो आई थिंक कि वो फिर जो है मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगी। तो आई थिंक कि ये दुनिया भर की मार्केट्स में यही इम्पैक्ट हो रहा है, जहाँ पे फियर्स बढ़ते हैं वहाँ पे प्रेशर आता है और जहाँ पे डील की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है वहाँ पर की जाती है। और ऐसा सब ये ज़ाहिर डील होना या ना होना, ये उस पॉइंट तक पहुँचना तो ये एक ऐसा लग रहा है कि बहुत तवील प्रोसेस है, अभी कई फेजेस हो सकते हैं मुज़ाकरात के, और अब डायरेक्ट भी नहीं हो रहे मुज़ाकरात, अब वो तो बड़े इनडायरेक्ट तरीके से हो रहे हैं। तो ये जो मुज़ाकरात का वे है ये कितना मार्केट के लिए इस वक्त सपोर्टिव होगा? जब तक ये जंग बंदी हुई हुई है उस वक्त तक रिकवरी का चांस है, या हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो फिर मार्केट ने मज़ीद नेगेटिव साइड की तरफ जाना है? देखिए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ गया था, मार्केट 145,000 के लेवल पे चली गई थी, अब 170 की तरफ आई है और उसका रीज़न यही है कि जो पाकिस्तान का रोल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, फॉरेन पॉलिसी काफ़ी मुस्बत रही है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुए थे यूएई के डेट पेमेंट के बाद, आई थिंक कि वो रिकवर हुए हैं। हमने देखा कि सऊदीया ने भी सपोर्ट किया एंड होपफुली कतर से भी जो है वो डिपॉजिट आएगा। तो आई थिंक कि काफ़ी पॉजिटिवली जो है फॉरेन पॉलिसी को प्ले किया है पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से मार्केट्स यहाँ पर रिकवर भी हैं। कंपैरेटिवली देखा जाए तो दुनिया भर की मार्केट्स अभी भी प्रेशर के अंदर हैं। तो आई थिंक कि काफ़ी हम इसको इन्वेस्टर फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी है जो कि ग्लोबली जो है, और फिर हमारे रेमिटेंसेस का डेटा भी ग्रोइंग डेटा है। तो आई थिंक कि ये काफ़ी मुस्बत पॉलिसी है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारी कैपिटल मार्केट को और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को काफ़ी बेहतर करेगी आने वाले
वक्तों में, बट आई थिंक ये चैलेंजेस हैं, सारी दुनिया में चैलेंजेस हैं इस वॉर को लेके। वी कांट बी ऑब्लिवियस, और उससे दूर हम नहीं हट सकते इन चैलेंजेस को, जो कि पूरी दुनिया में हॉर्मुज रिलेटेड ऑयल सप्लाईज के जो इश्यूज हैं। तो होपफुली जो है ये पॉजिटिव इसका आउटकम अगर डील का आ जाता है तो मार्केट जो है दोबारा से रिकवरी की तरफ जाएगी और अपने प्रायर लेवल्स को जो है दोबारा से जो है और अगर एक आखिरी सवाल ब्रीफली अगर आप ये बता सकें, तो अब IMF की जो अगली इंस्टॉलमेंट में अगर पाकिस्तान को मिल जाती है तो वो इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में कितना पाकिस्तान को इस वक्त रिलीफ फराहम कर सकेगी? देखें, हमारा जो इकोनॉमिक डेटा है वो बहुत मुस्बत है। कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन भी 7%, 8% के करीब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुस्बत है। तो IMF का जो सपोर्ट है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाएगा, और आई थिंक कि इसको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, मार्केट फ्रेंडली जो है इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। होपफुली जो है इसको जो है इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा रुपी स्टेबिलिटी के लिए भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि पाकिस्तान मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोस्ट गल्फ क्राइसिस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहंदी साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।